अच्छा, तो शुरुआत करते हैं 1971 से। एक इंसान धरती से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर चांद की सतह पर बैठा है। हाँ, और ध्यान देने वाली बात यह है कि उसके पास प्राइवेट मैसेज भेजने के लिए कोई फिजिकल ट्रांसमीटर या रेडियो सिस्टम नहीं था। सही कहा। पर बिना किसी टेक्नोलॉजी के वो धरती पर बैठे लोगों को लगातार एक मैसेज भेज रहा था, और वो भी सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। बिल्कुल। और इस पूरे किस्से में सबसे हैरान करने वाली बात ये नहीं है कि वो मैसेज भेज रहा था, बल्कि ये है कि जमीन पर बैठे लोग उस मैसेज को दिमाग के जरिए ही रिसीव कर रहे थे। ये सुनने में बिल्कुल किसी साई-फाई फिल्म जैसा लगता है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इस अदृश्य कनेक्शन के पीछे छुपे विज्ञान को खोलकर रखने वाले हैं। और जो सोर्सेज आज हमारे पास हैं वो बहुत ही वेरिएड हैं। मतलब प्राचीन वैदिक ग्रंथों की इनसाइट से लेकर क्वांटम बायोलॉजी और न्यूरोसाइंस की बिल्कुल नई डिस्कवरीज तक। और हम इसमें CIA लेवल लाई डिटेक्टर एक्सपेरिमेंट्स के डेटा पर भी बात करेंगे। इस चर्चा का एक ही मकसद है, ये समझना कि आखिर इंसानी दिमाग कैसे बिना किसी फोन या वायर के सिर्फ चेतना या कॉन्शियसनेस के जरिए दूसरों तक इन्फॉर्मेशन भेज सकता है। देखिए, जब इन सभी सोर्सेज को हम जोड़ते हैं तो एक होश उड़ा देने वाली तस्वीर बनती है। ये समझना जरूरी है कि हमारी आम जिंदगी में इस अदृश्य कनेक्शन का असर कितना गहरा होता है। तो चलिए सीधे वापस उसी चांद वाले एक्सपेरिमेंट पर आते हैं। एडगर मिचेल वहां इतनी दूर से बिना इक्विपमेंट के कम्युनिकेशन आखिर कैसे कर रहे थे? असल में मिचेल इस मिशन पर अपने साथ कुछ स्पेसिफिक और पहले से तय किए गए सिंबल्स ले गए थे। अच्छा, सिंबल्स। पर उन्हें भेजा कैसे? जब स्पेस मॉड्यूल में बाकी लोग आराम कर रहे होते थे, तब मिचेल अकेले अपने दिमाग में एक एक सिंबल पर गहरा फोकस करते थे। वो एक बहुत इंटेंस मेंटल कंसंट्रेशन की स्टेट में जाते थे। ओके, और धरती पर क्या हो रहा था उस वक्त? उसी तय वक्त पर धरती पर उनके कॉलीग्स बिना किसी कनेक्शन के उन सिंबल्स को अपने दिमाग में गैस करके नोट कर रहे थे। और जब मिशन खत्म हुआ और डेटा मैच किया गया तो नतीजे आम प्रोबेबिलिटी से बाहर थे। बिल्कुल। एक्यूरेसी का रेट किसी भी रैंडम तुक्के से इतना ज्यादा था कि नासा जैसी स्ट्रिक्टली साइंटिफिक बॉडी को भी ये मानना पड़ा कि इस फिनोमिनन को ट्रेडिशनल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वाह, ये तो उनके लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा होगा। मैं पढ़ रही थी कि धरती पर लौटने के बाद उन्होंने अपनी आगे की जिंदगी इसी सब्जेक्ट पर लगा दी। हाँ, उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ नोएटिक साइंसेस यानी IONS की स्थापना की ताकि इस पर डीप साइंटिफिक रिसर्च हो सके। पर एक बात है, मॉडर्न साइंस ने तो इसे 1971 में रिकॉग्नाइज करना शुरू किया, जबकि हमारे पास हजारों साल पुराने वैदिक टेक्स्ट है जो एग्जैक्टली इसी मैकेनिज्म की बात डिटेल में करते हैं। यही तो इस टॉपिक को और दिलचस्प बनाता है। अगर आप अथर्ववेद वेद के खंड 6 सूक्त 18 को देखें तो उसमें बड़ा क्लियर लिखा है, मन से मन को जोड़ो, प्रेम से, शक्ति से, सत्य से। मतलब ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये एक स्पेसिफिक टेक्निकल इंस्ट्रक्शन लगती है मुझे। सही पकड़ा आपने। प्राचीन ऋषियों को क्लियर आइडिया था कि एक फोकस दिमाग की वेव्स सीधे दूसरे दिमाग तक ट्रैवल कर सकती हैं, बस फ्रीक्वेंसी सही होनी चाहिए। और योग वशिष्ठा में तो महर्षि वशिष्ठा ने इसका पूरा मैक्रो लेवल एक्सप्लेनेशन दिया है। उन्होंने बताया है कि इस पूरे ब्रह्मांड में आखिरकार सिर्फ एक ही विशाल मन है। हाँ, और हम सब उसे एक अकेले कॉस्मिक ब्रेन की अलग अलग नोड्स हैं। इसलिए जब एक हिस्सा वाइब्रेट करता है तो दूसरे में रेजोनेंस होती है। ये सुन के मुझे कंप्यूटर्स और इंटरनेट के शुरुआती दिनों की याद आ रही है। जैसे इंटरनेट के आम होने से पहले दुनिया भर के कंप्यूटर्स अलग अलग डब्बों की तरह थे। बिल्कुल सही एनालॉजी है ना? एक कंप्यूटर का डेटा दूसरे तक फ्लॉपी डिस्क से ले जाना पड़ता था, पर उन्हें जोड़ने वाला जो इनविजिबल नेटवर्क स्ट्रक्चर था वो हमेशा से काम करने के काबिल था। तो क्या ऋषियों ने बिना टेक्नोलॉजी के इस ह्यूमन वाईफाई का पासवर्ड पहले ही ढूंढ लिया था? हाँ, ऋषियों ने अपने ध्यान और फोकस से दिमाग के उस बायोलॉजिकल प्रोटोकॉल को पहचान लिया था। और आज की बायोलॉजी अब ऐसे फिजिकल प्रूफ सामने ला रही है कि इंसानी दिमाग आइसोलेटेड रहने के लिए नहीं बना है। लेकिन वेद और फिलॉसफी तो अपनी जगह है। अगर ऋषियों की बात माने कि हमारा दिमाग ह्यूमन वाईफाई पर है, तो बॉडी में कोई फिजिकल एंटेना या हार्डवेयर भी तो होना चाहिए ना? बिना हार्डवेयर के डेटा ट्रांसफर कैसे होगा? हाँ, हार्डवेयर ढूंढ लिया गया है और इस पर हजारों पेपर भी पब्लिश हो चुके हैं। वेट, सच में? जी। कब हुआ ये? 1990 के दशक में इटली के पार्मा शहर में न्यूरोसाइंटिस्ट जाकोमो रिजुलाटी और उनकी टीम बंदरों के दिमाग पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। उन्होंने मोटर न्यूरॉन्स की एक्टिविटी मेजर करने के लिए इलेक्ट्रोड्स लगाए थे। ओह, मोटर न्यूरॉन्स वो होते हैं ना जो बॉडी मूवमेंट पर फायर करते हैं। सही कहा। पर लैब में एक अजीब घटना हुई।
एक दिन एक रिसर्चर बंदर के सामने बैठकर आइसक्रीम खा रहा था। अच्छा। बंदर बिल्कुल शांत बैठा था, कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं कर रहा था, पर मॉनिटर पर दिखा कि बंदर के दिमाग में एग्जैक्टली वही मोटर न्यूरॉन्स तेजी से फायर हो रहे थे जो तब होते जब वो खुद आइसक्रीम खा रहा होता। अरे वाह, मतलब सिर्फ देखने भर से दिमाग ने पूरा एक्सपीरियंस कॉपी कर लिया। बिल्कुल। और इन्हीं नए टाइप की न्यूरॉन्स को मिरर न्यूरॉन्स कहा गया। इस डिस्कवरी ने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में हलचल मचा दी, क्योंकि दिमाग सिर्फ आंखों से देखता नहीं है, वो उस एक्सपीरियंस को न्यूरल लेवल पर रिक्रिएट करता है। तो इसका हमारे रोजमर्रा के व्यवहार पर क्या असर पड़ता है? हम एक शब्द यूज करते हैं, एम्पथी या सहानुभूति। हाँ, अगर एक दिमाग दूसरे को देखकर उसकी कार्बन कॉपी बना लेता है, तो एम्पैथी सिर्फ एक मीठी फीलिंग नहीं हुई ना, ये तो एक हार्डकोर फिजिकल और बायोलॉजिकल डाउनलोड है जो लगातार चल रहा है। चित्र में इसका एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन था कि प्रेम की हाईएस्ट स्टेट वो है जब दूसरे की भलाई तुम्हारी अपनी भलाई बन जाए। ये सच में हैरान करता है, पर मैं एक पुश बैक देना चाहूंगी। बोलिए। मेरे न्यूरॉन्स ठीक हैं। जब दो लोग आमने सामने बैठे हों, आंखों से डेटा ट्रांसफर हो रहा है, पर हमने तो अदृश्य टेलीपैथी से बात शुरू की थी जहां डिस्टेंस बहुत बड़ा था। मिचेल तो चांद पर थे। जब फिजिकल प्रॉक्सिमिटी ही ना हो, तब ये कनेक्शन कैसे बनता है? ये बहुत लाजमी सवाल है, और इसका जवाब हमें एक थियोरी की तरफ ले जाता है जिसे मॉर्फिक रेजोनेंस कहते हैं। 1981 में कैम्ब्रिज के साइंटिस्ट रूपर्ट शेल्ड्रिक ने ये थ्योरी दी थी। मॉर्फिक रेजोनेंस, ये क्या है? उनके मुताबिक हर प्रजाति एक इनविजिबल फील्ड से जुड़ी रहती है, जिसे मॉर्फिक फील्ड कहते हैं। ये डीएनए या जीन से अलग है, और इसका काम है इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस को स्टोर करके डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये फील्ड फिजिकली काम कैसे करती है? क्या हम इसे रेडियो सिग्नल्स मान सकते हैं? इसे एक ट्यूनिंग फोक के उदाहरण से समझना आसान होगा। अगर एक साउंड प्रूफ कमरे में दो ट्यूनिंग फोक्स हैं, एक पर चोट मारी जाए और वो वाइब्रेट करे, तो थोड़ी देर में दूसरा ट्यूनिंग फोक बिना छुए अपने आप उसी रेट पर वाइब्रेट करने लगेगा। ओह, रेजोनेंस की वजह से। एग्जैक्टली। एक फ्रीक्वेंसी ने इनविजिबल वेव पैदा की जो दूसरे कंपैटिबल हार्डवेयर ने कैच कर ली। मॉर्फिक फील्ड भी इस रेजोनेंस के नियम पर इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करती है। अच्छा, अब मुझे वो चूहों के मजे वाले एक्सपेरिमेंट की याद आ रही है जो हमारे सोर्सेज में था, जहां नई प्रजाति के चूहों को एक भूल भुलैया में छोड़ा गया था। हाँ, शुरू में उन चूहों को रास्ता ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। लगभग 167 गलतियां की उन्होंने। पर असली ट्विस्ट तो इसके बाद आया था ना? बिल्कुल। कुछ वक्त बाद दूसरी कंट्रीज की लैबोरेटरीज में नए चूहों को उसी मेज में रखा गया। इन नए चूहों का पुराने चूहों से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था। और उन्होंने वही मेज पहली बार में ही सिर्फ 20 गलतियों में पूरी कर ली। सही है। उनका लर्निंग कर्व एकदम शार्प था, जैसे उन्होंने दिमाग में किसी क्लाउड नेटवर्क से डेटा डाउनलोड कर लिया हो। ये बिल्कुल क्लाउड स्टोरेज जैसा लग रहा है। और सिर्फ जानवरों में नहीं, इंसानों में भी तो इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे वो क्रॉसवर्ड पजल वाला केस। हाँ, ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स का डेटा ये दिखाता है, जब सुबह क्रॉसवर्ड्स पब्लिश होता था तो लोगों को टाइम लगता था, पर अगले दिन या शाम तक जब लाखों लोग उसे सॉल्व कर चुके होते थे, तो नए लोगों के लिए उसे सॉल्व करना सिग्निफिकेंटली आसान हो जाता था, क्योंकि सोल्यूशन कलेक्टिव माइंड में जमा हो चुका था। पर यहाँ मुझे एक लॉजिकल चैलेंज लग रहा है। क्या अगर इस इनविजिबल क्लाउड स्टोरेज में हर चीज का सोल्यूशन ऑलरेडी मौजूद है, तो हम सब ऑटोमेटिकली आइंस्टाइन क्यों नहीं बन जाते? अचानक से क्वांटम फिजिक्स हमारे दिमाग में डाउनलोड क्यों नहीं होती? क्या इस रिसीवर को एक्सेस करने के लिए कोई स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है? ये बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है। देखिए, हार्डवेयर होना और सिग्नल पकड़ना अलग बातें हैं। इंसानी दिमाग चिंताओं और नॉइस से इतना भरा होता है कि वो उस फाइन फ्रीक्वेंसी को कैच ही नहीं कर पाता। मतलब हमारा मेंटल डायल गलत स्टेशंस पर घूमता रहता है। सही पकड़ा। जब दिमाग फुली शांत होता है, तभी वो सबटाइल इंफॉर्मेशन रिसीव कर पाता है। एकलव्य का उदाहरण लीजिए। द्रोणाचार्य फिजिकल तौर पर वहां नहीं थे, पर एकलव्य ने अपने माइंड को ऐसी जीरो नॉइस स्टेट में डाला कि उसने कलेक्टिव फील्ड से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग एक्सेस कर ली। और रामानुजन का केस भी बिल्कुल वैसा ही है। उनके पास कोई एडवांस्ड मैथमेटिकल ट्रेनिंग नहीं थी, पर कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस उन्हें सपनों में आती थी। हाँ, वो उस डीप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से डेटा डाउनलोड कर रहे थे। मीराबाई की भक्ति भी ऐसी एक डीप फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग थी। इन सब में कॉमन था कंप्लीट स्टिलनेस ऑफ द माइंड। लेकिन स्केप्टिक्स तो इन हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स को इजीली खारिज कर सकते हैं। तो मॉडर्न लैब्स में इस अदृश्य ताकत को मेजर कैसे किया गया? इसके लिए डीन रैडन की रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट है। उन्होंने फैराडे केज वाले साउंड प्रूफ कमरों में
2 क्लोजली कनेक्टेड लोगों को बैठाया। जहां कोई रेडियो सिग्नल नहीं आ नॉइज सकता। इंग्लिश हो गया। एग्जैक्टली। जब एक इंसान को दूसरे की फोटो देखकर इंटेंसली सोचने को कहा गया, तो दूसरे इंसान के ब्रेन वेव्स उसी एग्जैक्ट मिलीसेकंड में चेंज हुए। उनके ईईजी मॉनिटर पर क्लियर चेंजेस रिकॉर्ड हुए थे। हाँ, और ये हजारों पीयर रिव्यू ट्रायल्स में प्रूव हुआ। फिर हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ने तो इस पर एक कदम और आगे बढ़कर बॉडी के दूसरे सबसे पावरफुल ऑर्गन, मतलब हमारे दिल पर मेजरमेंट्स किए। अच्छा, दिल पर? इंसानी दिल बॉडी में दिमाग के मुकाबले लगभग 7 गुना ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। उन्होंने मेजर किया कि जब 2 लोग पास आते हैं 3 से 5 फुट के दायरे में, तो क्या होता है? एक इंसान का हार्ट रिदम दूसरे इंसान के दिमाग के ब्रेन वेव्स में लिटरली रिफ्लेक्ट होता है। मैग्नेटोमीटर की मदद से साफ दिखा कि एक का दिल दूसरे के दिमाग को सिंक कर रहा था। ओह वाह! हमारी दिल की धड़कन दूसरों के नर्वस सिस्टम से बात कर रही है। पर इन प्रूफ्स में एक और केस है जो मुझे सबसे वाइल्ड लगा, क्लीव बैक्स्टर का प्लांट एक्सपेरिमेंट। 1966 की बात है। बैक्स्टर CIA में लाई डिटेक्टर एक्सपर्ट थे। उन्होंने ऑफिस में एक ड्रेसीना पौधे की पत्ती पर लाई डिटेक्टर सेंसर्स लगा दिए। जबकि पौधों में तो दिमाग या नर्वस सिस्टम होता ही नहीं है। वही तो। बैक्स्टर के दिमाग में बस एक तीव्र ख्याल आया कि वो माचिस लेंगे और उस पौधे की पत्ती को जला देंगे। उन्होंने कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं की। और मशीन ने उसी वक्त एक एक्सट्रीम स्ट्रेस रिएक्शन रिकॉर्ड कर लिया। पौधे ने उनके थॉट को इंस्टेंटली कैच कर लिया। और 25 फुट दूर दूसरे कमरे से भी पौधे ने उसी तेजी से डर दिखाया। पौधे एनवायरनमेंट के सटल चेंजेस को लेकर हाईली रिसेप्टिव होते हैं। जैसे एक रेडियो टावर लगातार ब्रॉडकास्ट करता रहता है, क्या हमारा दिल और दिमाग भी बिल्कुल वैसे ही ट्रांसमीटर है जिनकी वेव्स एक पौधे तक को फील हो रही हैं? बिल्कुल। हमारे थॉट्स केमिकल रिएक्शंस तक सीमित नहीं हैं, वो टेंजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे थॉट्स उतने प्राइवेट नहीं हैं जितना हमें लगता है। अगर ये सच है तो इस जानकारी को आम जिंदगी में सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए? कोई प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल है? हाँ, सोर्सेज में द साइलेंट ट्रांसमिशन प्रैक्टिस नाम का एक प्रोटोकॉल है। ये 22 मिनट का डेली सिस्टम है जिसे 90 दिन तक करना होता है। सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले, राइट? सही, क्योंकि दिमाग तब सबसे शांत होता है। शुरुआत कुंभका ब्रीदिंग से होती है। 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड रोकना और 6 सेकंड में पूरी तरह बाहर निकालना। ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को काम कर देता है। और फिजिकली काम होने के बाद एक्चुअल कनेक्शन कैसे बनाते हैं? किसी का क्लियर चेहरा माइंड में लाना होता है। चेस्ट में एक वार्म कनेक्शन फील करके एक सिंपल लविंग फीलिंग भेजनी होती है, जैसे तुम ठीक हो, तुम सेफ हो। लेकिन इसमें एक सख्त वार्निंग भी तो थी ना? हाँ, इसमें कोई मैनिपुलेशन या सेल्फिश डिमांड नहीं होनी चाहिए। फिर आप मैसेज रिलीज करके सील कर देते हैं, जैसे किसान बीज बोकर भूल जाता है। आखिर में 1 मिनट की एकाग्रता या थॉटलेस स्टेट मेंटेन करनी होती है। रिजल्ट आमतौर पर 3 से 21 दिन में दिखता है। प्रैक्टिकल है, पर अगर कोई जानबूझकर किसी को मैनिपुलेट करने के लिए इस फील्ड का इस्तेमाल करे तो? ये अदृश्य फील्ड सेल्फिश इंटेंशंस को फिल्टर कैसे कर लेती है? क्या इस यूनिवर्स का अपना कोई बिल्ट इन मॉरल एंटीवायरस है? नैतिक फैसले पर नहीं, बल्कि फिजिकल रेजोनेंस पर काम करता है। जो फ्रीक्वेंसी आपको बाहर भेजनी है, वो पहले अपने खुद के नर्वस सिस्टम में जनरेट करनी पड़ेगी। तो अगर मैं गुस्सा या मैनिपुलेशन भेजना चाहूंगी तो मुझे पहले अपनी बॉडी को टॉक्सिक स्टेट में सेट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और क्योंकि यूनिवर्स की फील्ड डार्क इंटेंशंस के साथ रेजोनेट नहीं करती, वो उसे रिजेक्ट कर देती है। रिजल्ट ये होता है कि वो डार्क एनर्जी बाउंस बैक होकर खुद भेजने वाले के दिमाग और बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। वाओ, मतलब बैड इंटेंशंस फिल्टर हो जाते हैं और उल्टा हमें ही हिट करते हैं। इस पूरे विश्लेषण को देखकर समझ आता है कि सब कुछ आपस में कितना कनेक्टेड है। चांद पर मिचेल का एक्सपेरिमेंट, ऋषियों की बातें, मिरर न्यूरॉन्स और मॉर्फिक फील्ड्स। सही बात है। ये सब पॉइंट करते हैं कि कॉन्शियसनेस बॉडी के अंदर बंद कोई लोकल प्रोडक्ट नहीं है। जब मिचेल चांद से वापस आए तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, द यूनिवर्स इज नॉट इनडिफरेंट, इट इज रिस्पॉन्सिव टू कॉन्शियसनेस, टू इंटेंशन, टू लव। मतलब हमारा ब्रह्मांड हमारी कॉन्शियसनेस का जवाब देता है। पर सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़ते हैं। अगर हमारे सोचे गए प्योर थॉट्स उन तक पहुंचते हैं जिनसे हम कनेक्टेड हैं, तो उन नेगेटिव थॉट्स का क्या, जो हम रोजाना प्रोड्यूस करते हैं? हाँ, जैसे सुबह ट्रैफिक में फंसकर लोग गाड़ियों में बैठे बैठे गुस्सा होते हैं,
उन्हें लगता है आवाज़ बाहर नहीं आई तो गुस्सा दिमाग में ही है। पर इन प्रूफ्स के हिसाब से तो लोग लगातार अपनी एंग्जाइटी उस हवा में ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। और सोसाइटी बिना जाने अपने थॉट से पूरे एनवायरनमेंट में एक इनविजिबल टॉक्सिक स्मॉग या थॉट पोल्यूशन का क्लाउड इकट्ठा कर रही है, जिसे वहां के लोग और पौधे लगातार एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसीलिए हमारी दिमागी शांति सिर्फ हमारे पर्सनल फायदे के लिए नहीं है, वो इस पूरे इकोसिस्टम को सेफ रखने का सबसे बड़ा हथियार है। और अगली बार जब किसी का ख्याल आए और उनका मैसेज आ जाए, तो हमें पता होगा कि हम इस नेटवर्क का एक एक्टिव हिस्सा है।